प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आपका स्वागत है। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे जिसका नाम है संधारित्र, और ये संधारित्र वाले चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले हमने 2 लेक्चर पढ़े हुए हैं, तो पहले उन्हें देख लें, उसके बाद यहाँ हैं। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि संधारित्र 2 तारों को आपस में जोड़ देते हैं तो उनमें ओवेलेंस विभव कितना होता है और स्थानांतरित आवेश कितना होता है। अब हमारा तीसरा वाला पॉइंट आता है ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास कितना हो गया, अर्थात ऊर्जा की हानि कितनी हो गई है यदि 2 तारकों को आपस में जोड़ दिया जाता है। अर्थात यदि 2 चालक तारकों को आपस में जोड़ते हैं तो ऊर्जा में कितनी कमी आ जाएगी। चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे प्रारंभ में ऊर्जा कितनी थी, क्योंकि अभी हमने वो भी तो नहीं मानी थी ना कितनी है। तो प्रारंभ में ऊर्जा कितनी थी और बाद में ऊर्जा कितनी आई, और दोनों में से जो बड़ा होगा, वैसे तो प्रारंभ वाले में से जो अभी आधुनिक आई है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ऊर्जा की हानि हुई है, वृद्धि नहीं हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। तो प्रारंभ में ऊर्जा निकालते हैं, मतलब जोड़ने से पहले ए चालक की ऊर्जा निकालते हैं। चलिए वो क्या आ जाएगी, ए चालक की ऊर्जा 1/2 CV² होती ना, तो पहले चालक की क्या थी C1 और विभव क्या था V1, तो क्या आ गई C1 V1²। और जोड़ने से पहले बी चालक की ऊर्जा क्या होगी, बी चालक की ऊर्जा वो भाई हो जाएगी U बराबर या फिर बराबर 1/2 C2 V2²। हम कहें कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो कुल ऊर्जा U बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का योग 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2²। ये आ गई हमारी जोड़ने से पहले ऊर्जा। अब जोड़ने के बाद क्या ऊर्जा आ गई, जोड़ने के बाद ए चालक की ऊर्जा। तो जोड़ने के बाद ए चालक की ऊर्जा देखिए भाई 1/2 संधारित्र तो वही रहा, विभवांतर बदल गया। इसी प्रकार जोड़ने के बाद बी चालक की ऊर्जा वो क्या आ जाएगी 1/2 C2 V²। इसकी कुल ऊर्जा निकालें, कुल ऊर्जा। यदि हमने इसको U माना तो इसको दूसरा अपोजिट मानना पड़ेगा, इसको मान लो U' या U0 इक्वल क्या आ जाएगी 1/2 C1 V² प्लस 1/2 C2 V²। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 1/2 C1 प्लस C2 और V² आ गया कॉमन। तो ये आ गई है हमारी जोड़ने के बाद ऊर्जा, जोड़ने के पहले ऊर्जा। अब यदि मैं कहूँ कि ऊर्जा में हानि कितनी हो गई है, तो तुम ऑब्वियसली बता दोगे कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। अब कैसे पता चला, क्योंकि ऊर्जा की क्या हुई है हानि, तो पहले ज़्यादा होगी और बाद में कम होगी। तो ऊर्जा ह्रास से निकालते हैं, ऊर्जा ह्रास U माइनस U0 इक्वल क्या आ जाएगा, U की वैल्यू 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² माइनस 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V²। यही आई। चलिए हमने ओवेनेस्ट विभव का व्यंजक निकाला था, क्या आया था V बराबर हमारे पास आया था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। चलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे B की जगह रख देते हैं, तो हमारा ऊर्जा ह्रास डेल्टा U बराबर आ जाएगा 1/2 C1 V1² प्लस 1/2 C2 V2² माइनस 1/2 C1 प्लस C2, और यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का
होल स्क्वायर, यही आएगा। देखिए C1 से एक पावर कट जाएगी, आगे काट देंगे। डेल्टा U इक्वल आ जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस 1/2 C1 प्लस C2, यहाँ आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो एक पावर से ये एक पावर कैंसिल, तो हमारे पास आया डेल्टा U बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए ये होल स्क्वायर खुल रहा है, तो 1/2 यहाँ का होल स्क्वायर खोला C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर A स्क्वायर और प्लस यहाँ पे खोला C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, फिर जो आया हमारा 2C1 V1 प्लस इंटू C2 V2 और अपॉन में C1 प्लस C2। देखिए अब कॉमन ले लीजिए और लासा ले लीजिए, तो कॉमन सब में आ रहा है हमारा 1/2 और लासा लिया हमारे पास क्या आएगा लासा में, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। लासा में कितना आएगा हमारे पास C1 प्लस C2। तो देखिए C1 और C2 का गुणा यहाँ होगा, तो C1 का करते हैं पहले इसमें, तो क्या आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, यही आएगा। फिर करते हैं C1 का इसमें कर दिया, अब करते हैं C2 का इसमें, तो क्या आ जाएगा 1/2 C1 C2 इंटू V1 का स्क्वायर। अब 1/2 तो यहाँ कॉमन ले लिया था, अब करते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ माइनस का बचा है जे, देखो माइनस हो जाएगा क्योंकि इससे वही कट जाएगा, तो आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का 2C1 V1 C2 V2। तो देखिए ये C1 V1 स्क्वायर थे, ये C1 V1 स्क्वायर कट गया और ये से जे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा C1 V1 C1 V1 C1 V1 सब में कॉमन आ रहा है ना। तो देखिए डेल्टा U बराबर 1/2 सब में क्या कॉमन आ रहा है C1 C2, क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2V1 V2 और अपॉन में C1 प्लस C2। तो देखिए ये क्या बन गया, डेल्टा U बराबर हमारे पास आ गया 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और यहाँ पे ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB अर्थात B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा ऊर्जा ह्रास। थोड़ा टफ है लेकिन कैलकुलेशन है बेटा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा यदि कैलकुलेशन बनती हो तो चलिए इसको कॉपी करिए, इसके साथ ही देखते हैं अगला। चलिए अभी हमने देखा ऊर्जा ह्रास जो हमारा आया 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और कोष्टक में आया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे अगला समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसको डाल लीजिए बेटा मोस्ट। यदि दो समांतर प्लेटें हों तो उनकी धारिता क्या होगी, तो इसमें हम जानेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, संधारित्र की धारिता क्या है, दो समांतर प्लेटों के बीच
धारता के सूत्र का निगमन कीजिए। तो देखिए दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारता हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने माना दो समांतर प्लेटें हैं जिनमें एक पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है या क्यू क्यू आवेश है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, दो समांतर प्लेटें हैं जिन पे एक पर प्लस क्यू आवेश है और दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है। दोनों एक दूसरे से डी दूरी पर रखी हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल जो है वो ए है तथा माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो के है। क्लियर? और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, जो हमने माना है उसी को लिखते हैं। माना ए तथा बी, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। माना ए तथा बी दो समांतर प्लेटें हैं जिन पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है। प्लेटों का क्षेत्रफल ए है तथा बीच की दूरी डी है। माध्यम का परावैद्युतांक के है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। क्लियर? क्या माना ए तथा बी दो समांतर प्लेटें हैं जिन पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है। प्लेटों का वैद्युत क्षेत्र ए है या क्षेत्रफल ए है तथा बीच की दूरी डी है, परावैद्युतांक के है तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो चलिए अब लगाते हैं क्या आता है। हमने पहले नहीं दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था दो समांतर प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद कीजिए क्या पढ़ा था। दो समांतर प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ा था भाई दूसरे लेसन में? E बराबर पढ़ा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, यही पढ़ा था ना। यदि K आ जाएगा तो K। ठीक, अब J क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा इक्वल क्या होता है? दूसरे लेसन में पढ़ा था Q अपॉन A। तो चलिए यहाँ रखते हैं, तो हमारे पास E बराबर आ जाएगा Q K A एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 1। क्लियर? क्योंकि जो हम पिछले लेसन में पढ़ के आए हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो समांतर प्लेटों के मध्य इतनी होती है और यदि हमने सिग्मा की वैल्यू रख दी तो इतनी होती है। क्लियर? अब आप लोगों को एक बात पता होगी, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है? विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई में संबंध। भाई संबंध क्या होता था? ई बराबर बी, विभव में परिवर्तन अपॉन दूरी कितनी है? डी। तो यहाँ से भाई बी बराबर निकालेंगे यदि हम, तो क्या आ जाएगा? बी बराबर आ जाएगा हमारे पास ई डी। यहाँ पे ई का मान रख दीजिए। ई का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा? बी बराबर देखिए क्या है? Q अपॉन
के ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये हमारा आ गया विभव बराबर, हमें क्या निकालनी है, संधारित्र की धारिता। तो चलिए धारिता को कुछ यहाँ निकालते हैं। अच्छा एक बात बताइए, धारिता बराबर क्या होता है, धारिता C बराबर होता है Q अपॉन V। अब चलिए किसकी वैल्यू रख देते हैं, V की। तो V का मान रखने पर तो रखते हैं, तो C बराबर Q अपॉन क्या दिया है, Q अपॉन के ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी। तो D से Q कैंसिल, ये सारा का सारा जाएगा ऊपर, तो हमारे पास C बराबर बन जाएगा के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। क्या बन गई हमारी, ये दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्या, के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। तो चलिए इसको बहुत ही मोस्टली सीखना है बेटा। क्या है, हमने दो समांतर प्लेटें ले ली हैं और उनको एक दूसरे से डी दूरी पर रख दिया गया है और प्लेटों का क्षेत्रफल हमने ए मान लिया, आवेश Q1 प्लस Q और माइनस Q मान लिया और परावैद्युतांक के मान लिया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मान ली। फिर हमने पढ़ा था दूसरे लेसन में कि यदि दो समांतर प्लेट हो तो उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है। यदि माध्यम दिया हो तो नीचे आ जाता है, तो कहाँ आ गया, के आ गया। तो E बराबर देखिए हमने सिग्मा की वैल्यू रख दी Q अपॉन ए, क्योंकि ये क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये आया हमारे पास विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध मालूम था, E बराबर V अपॉन डी। तो वहाँ से हमने B की वैल्यू निकाली, ये आ गई। और कोई कभी भी हमें संधारित्र की धारिता निकालनी हो, B निकालेंगे, ये सूत्र लगा देंगे, क्लियर, B निकालेंगे तो ये वाला सूत्र लगा देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तुम चाहते तो किसी बिंदु आवेश के कारण भी धारिता निकाल सकते हो, क्योंकि विभव हमें पता होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। तो ये सीधा विभव का मान उठा के सीधा वहाँ रख देना, तो हमारा आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R। जो हमारा गोलीय चालक में आया था ना, विलगित गोलीय चालक की धारिता, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वैसे भी लगा सकते हो, हमें कुल मिला के धारिता निकालने के लिए विभवांतर निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको नोट करिए, इसके साथ देखते हैं अगला। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली, क्या आई, C बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, यही आई ना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कभी कभी एक क्वेश्चन कर देता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। तो चलिए वो भी लिख लेते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर। तो जे आया, इसी से बनेगा, देखिएगा क्या बना। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। ऊपर होता तो समानुपाती, नीचे होता तो व्युत्क्रमणानुपाती। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होती है, प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है और उनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये तो निश्चित होता, तो इससे कोई हमें संबंध दिखाना ही नहीं है। तो चलिए लिखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की निर्भरता। संधारित्र की धारिता की निर्भरता किस किस पर निर्भर करती है। तो पहला वाला पॉइंट आप लोग जान ही गए होंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक, माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती, समानुपाती
होती है। क्लियर? अर्थात सी है के जितना बड़ा रखेंगे सी की वैल्यू ही उतनी ज़्यादा आएगी, मतलब के बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा। दूसरा वाला पॉइंट लिखते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता प्लेटों के क्षेत्रफल का नाम क्या है? ए के। कैसी होती है? देखिए, समानुपाती होती है। इसमें भी क्या आ जाएगा? सी है, बढ़ाना हो तो किसके बराबर आएगा? ए के समानुपाती आएगा। यदि तीसरा पॉइंट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता समांतर प्लेट संधारित्र की धारता प्लेटों की बीच की दूरी डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात सी है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/d के। तो अब यदि निर्भरता भी आए तो हम लोग लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले से हमने इनकी निर्भरता निकाली है। क्वेश्चन देखिए कैसा आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता क्या है, उसका सूत्र निर्मित कीजिए तथा उसकी निर्भरता बताइए कि क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो समानुपाती होती है, परावैद्युतांक के समानुपाती होती है, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार हमने जाना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता किन किन बातों पर निर्भर करती है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ेगा तो सी की वैल्यू बढ़ेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो सी की वैल्यू बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी तो सी की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अब आज के लिए ये क्लास यहीं पे समाप्त हो जाएगी, लेकिन कल हम पढ़ेंगे यदि इन्हीं समांतर प्लेटों के बीच में किसी धातु की यदि पट्टी डाल दी जाए तब क्या होगी धारता, इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो कल की हमारी क्लास है वो इसी के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, अक्सर आता रहता है, इसलिए इसको भी पढ़ना है अच्छे से ध्यान से। पहले जे बनेगा तो जे वाला बनेगा, इसलिए इसको अच्छे से रिपीट कर लेना कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता हम लोग कैसे निकालते हैं। और संधारित्र को तो आप लोग जानते ही हो, एक ऐसा समायोजन जिसमें चालक तार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की मात्रा संचित की जा सकती है। तो ये कुछ इस टाइप का पूरा क्वेश्चन आता है कि संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता बताइए तथा उसकी निर्भरता बताइए। तो इस तरीके से हमें ये पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर आ जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।